कहते हैं कि अगर आपने किसी की गोली मारकर हत्या कर दी है तो आप ये लिख कर रख लीजिए कि ज़्यादातर संभावना यह है कि आपकी मौत भी गोली ही से होगी। ऐसा ही होता चला आ रहा है, अक्सर हम लोगों ने देखा है। आज लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इसी तरीके से एक गोलीबाज और कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी जीवा उर्फ डॉक्टर जीवा, उसकी लखनऊ में सरेआम कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई, गोलियों से उसको भून दिया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको संजीव महेश्वरी जीवा की पूरी कहानी बताएंगे। इसके ज़रिए से आपको ये भी पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजीव महेश्वरी की ज़िंदगी की। और संजीव महेश्वरी एक ऐसा नाम था जो कि उसने शुरुआत तो मेडिकल पेशा से किया था। मुजफ्फरनगर का रहने वाला एक लड़का जो कि कंपाउंडर के तौर पर एक दवाखाने में काम करता था मुजफ्फरनगर ही में, और उस दवाखाने का नाम था शंकर दवाखाना। शंकर दवाखाने का दावा था कि वहाँ शराब छुड़ाया जाता है और वहीं पर संजीव महेश्वरी दवाखाने में कंपाउंडर के तौर पर पुड़िया उड़िया लपेट करके दिया करता था, काम किया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि दवाखाने के मालिक का कहीं बकाया था और वो रकम बहुत दिनों से अटकी हुई थी। अल्टीमेटली उसके मालिक ने संजीव महेश्वरी को कहा कि अगर तुम ये रकम ला करके हमें दे दोगे तो फिर उसको तुम्हें कुछ ना कुछ कट मिलेगा और साथ ही साथ तुम हमारे विश्वास पात्रों में हो जाओगे। हुआ ये कि संजीव महेश्वरी जीवा ने आखिरकार वो पैसा ला करके दे दिया। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार शेर के मुंह से अगर खून लग जाए तो फिर वो दोबारा से खून ज़रूर तलाश करता है। हुआ यूँ कि एक बार ऐसा वक्त आ गया कि संजीव महेश्वरी जीवा ने अपने ही मालिक यानी शंकर दवाखाना के मालिक उन्हीं का अपहरण कर लिया और बाद में कुछ ले दे करके पूरा मामला रफा दफा किया गया। इस तरह संजीव जीवा ने अपने आप को मेडिकल के फील्ड से शिफ्ट कर दिया था क्राइम की दुनिया में। और क्राइम का कदम आमतौर पर लोग पीछे नहीं हटाते हैं, जो लोग भी क्राइम की दुनिया में कदम बढ़ा चुके होते हैं। शायद उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं बचता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना चुके होते हैं। इसी तरीके का मामला चल रहा था। अच्छा, एक घटना और हुई 90 ही के दशक में, जब संजीव महेश्वरी ने वेस्ट बंगाल के एक व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया और उसके बदले में उसने उस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि 90 के दशक में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। आज के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर सोचिए कि कोई 200 करोड़ 500 करोड़ 400 करोड़ इतनी भारी रकम बतौर फिरौती मांग रहा है, तो अब अंदाज़ा लगाइए कि उस अपहरणकर्ता का कद कितना बड़ा होगा। तो इसी तरीके से संजीव महेश्वरी जीवा का कद बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला गया और उसने इस तरीके से अपहरण, लूट, मर्डर और इस तरह के कई सारे केसेस से खूब पैसा कमाया। लेकिन संजीव महेश्वरी जीवा का नाम सबसे ज़्यादा उस वक्त सुर्खियों में आया जब 9 फरवरी, बल्कि कह सकते हैं 9/10 फरवरी 1997 को बीजेपी के कल्याण सिंह के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी को गोलियों से भून दिया था। उस वक्त 3 लोगों की हत्या हुई थी, एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी और एक उनके गनर और एक उनके ड्राइवर। इन 3 लोगों की हत्या ने संजीव महेश्वरी जीवा को सुर्खियों में ला दिया था। 1997 की घटना थी। अब आप सोचिए कि संजीव महेश्वरी कितना बड़ा नाम बन चुका था। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी कोई मामूली चेहरा नहीं था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद के रहने वाले थे और ब्रह्मदत्त द्विवेदी वही शख्स थे जिन्होंने 2 जून 1995 को जब लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो उसमें उन्होंने मायावती की जान बचाई थी। और उसके बाद से ही बीजेपी के नेता होने के बावजूद मायावती ने हमेशा उन पर मेहरबानी दिखाई और उनको हमेशा अपना भाई माना। आखिरकार जब उनकी हत्या हो गई तो मायावती को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी क्योंकि उनकी वजह से मायावती की जान बची थी। इस तरीके से जब बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई 1997 में तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की शख्सियत क्या थी उसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनके आखिरी रसूमात में यानी उनके अंतिम यात्रा में उस वक्त लाल कृष्ण अडानी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी, उस तरह के लोग आए थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी की अंतिम यात्रा में। अब अंदाज़ा लगाइए कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी का कितना बड़ा कद था। कहा जाता है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर जिंदा होते तो बीजेपी में इस वक्त वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर होते, इतना बड़ा चेहरा था। तो जब इसकी हत्या हुई और हत्या करने के बाद में 10 फरवरी 1997 को FIR दर्ज की गई, शिकायत हुई और आखिरकार बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद इनके जो दोषियों को सज़ा सुनाई गई। उनमें से जो नाम था वो नाम था संजीव महेश्वरी जीवा का भी नाम था। और संजीव महेश्वरी जीवा उसी ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और इस वक्त वो लखनऊ की जेल में बंद था।
अच्छा, यहाँ पर आपने ये भी सुना होगा कि संजीव माहेश्वरी जीवा ये मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था, बहुत करीबी था। आखिर ऐसा क्यों था? तो बात दरअसल ये है कि संजीव माहेश्वरी जीवा ने उसके बाद में मुन्ना बजरंगी ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, कह सकते हैं गैंग ज्वाइन कर लिया था। और मुन्ना बजरंगी गैंग वही गैंग था जो मुख्तार अंसारी का बड़ा करीबी था, और उसमें खुद मुन्ना बजरंगी नाम का एक व्यक्ति था, संजीव जीवा था, और कुछ और दूसरे लोग थे। तो इस तरीके से जब 2005 में बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय एक टूर्नामेंट की ओपनिंग करने के बाद वापस लौट रहे थे, तब उनके गाड़ी कोर के काफिले को घेर करके उन्हें इतनी गोलियां मारी गई थी कि उनकी कार का एक एक हिस्सा गोलियों से छलनी हो चुका था। उस पूरे गोलीकांड में 7 लोग मारे गए थे, और 7 लोगों के शवों से जो गोलियां निकाली गई थी वो 67 गोलियां निकाली गई थी। 500 राउंड की फायरिंग हुई थी। इतना एक तरीके से कह सकते हैं गोलियों की बौछार कर दी गई थी। और उस केस में जो नाम आया था उसमें भी संजीव माहेश्वरी जीवा का नाम आया था, और साथ ही मुख्तार अंसारी का भी नाम आया था। लेकिन मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा दोनों के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं। अच्छा, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या 1997 में और कृष्णानंद राय इनकी हत्या 2005 में, इन दोनों की हत्या में नाम आता है संजीव माहेश्वरी जीवा का। तो संजीव माहेश्वरी जीवा एक ऐसा नाम बन गया था जिसने सिस्टम को चैलेंज करके रख दिया था, और इस तरीके से चैलेंज किया था कि आपको बता दें कि लखनऊ जेल में कैद होने से पहले जीवा को बाराबंकी में रखा गया था, और बाराबंकी में ऐसा कहा जाता है कि वो वहीं से अपना पूरा गैंग चलाता था, वसूली करता था, और साथ ही साथ पैसा कमाता था, और वहीं से उसने अपने तमाम एक तरीके से अपनी ज़िंदगी के तमाम संसाधन को उसने इकट्ठा कर रखा था, और पूरी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा था, और वहीं से धमकी वगैरह तमाम तरह की चीज़ें किया करता था, जिसकी वजह से उसे लखनऊ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। और आखिरकार लखनऊ जेल में शिफ्ट होने के बाद अब उसकी हत्या हो चुकी है, और हत्या करने वाले शख्स का नाम जानते हैं? उसका नाम है विजय यादव, और वो जौनपुर का बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पर इस हत्या और अभी कुछ दिनों पहले अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से हुई थी, और दोनों का बिल्कुल कह सकते हैं हत्या का जो अंदाज था बिल्कुल एक जैसा था। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या भी पुलिस कस्टडी में हुई, और जीवा की भी हत्या पुलिस कस्टडी में हुई। इस तरह अतीक अहमद और अशरफ को मारने वाले पत्रकार के भेष में आए हुए थे, जबकि संजीव माहेश्वरी जीवा को मारने वाला जो शख्स विजय यादव है वो वकील के रूप में आया हुआ था। बाज़ाब्ता सफ़ेद अटायर था, उसके ऊपर काला कोट पहने हुआ था, और पेन वन भी मेरी तरह ऐसे लगाया हुआ था। तो एक तरीके से उसने अपना पूरा गेटअप वकीलों का रखा हुआ था। यही वजह है कि जब ये पूरा प्रकरण हुआ, हत्याकांड हुआ, तो वकील भड़क गए, और वकीलों ने पुलिस से पहले उसको दबोच लिया और उसकी खूब जमकर धुनाई कर दी, और वकीलों की घायल करने के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। बहरहाल फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है। और जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ के मारने वालों का बज़ाहिर प्रयागराज से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, इसी तरीके से संजीव माहेश्वरी जीवा जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला, और उसका मारने वाला विजय यादव वो जौनपुर का रहने वाला, तो बज़ाहिर दोनों अलग अलग ज़िले के हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नज़र नहीं आता। तो इसके पीछे एक बड़ा सा सवाल यह है कि आखिर ये कौन है जो बैकिंग कर रहा है इस तरह के अपराधियों का, और किस तरीके अपराधियों को एक तरीके से पैरेलली तैयार किया जा रहा है बड़े बड़े अपराधियों को काउंटर करने के लिए। एक साथ साथ वकीलों का सवाल यह है कि जिस कोर्ट परिसर में ये पूरा कांड हुआ, हत्या हुई, उसमें कुल 8 दरवाजे लगे गए हैं, और उन सभी दरवाज़ों में मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद एक व्यक्ति हथियार लेकर के अंदर चला जाता है और किसी को खबर तक नहीं होती है। इस दौरान वो 6 राउंड की फायर करता है, और उस फायर में न केवल संजीव जीवा की मौत होती है बल्कि इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी घायल हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, तो फिर अब पुलिस कस्टडी पर कितना भरोसा कोई करेगा? क्या पुलिस कस्टडी में रह करके अब कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर इतनी भारी भरकम तामझाम पुलिस कस्टडी का फिर मतलब क्या है? आपको बता दें कि संजीव माहेश्वरी जीवा ने बहुत पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। अब समझ लीजिए कि वो अगर 200 करोड़ रुपए टाइप की फिरौती अगर मांग रहा हो, आज के हिसाब से अगर देखें 90 के दशक में 2 करोड़, और आज के हिसाब से अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो करीब 200 करोड़, तो अगर 200 करोड़ रुपए की वो फिरौती मांग रहा है, तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कितने पैसे कमाए होंगे और कितने पैसे बनाए होंगे। यही वजह है कि अब तक करीब करीब कहा जाता है कि 50 करोड़ से अधिक उसकी संपत्ति को अब तक जब्त किया जा चुका है। उसका एक पॉलिटिकल बैकअप भी है। पॉलिटिकल बैकअप इस तरीके से है कि उसकी जो पत्नी है पायल माहेश्वरी, उन्होंने 2017 में आरएलडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी, और फिलहाल वो आरएलडी की सदस्य हैं। और 2021 में पायल माहेश्वरी ने
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी और बाज़ाब्ता कहा था कि उनकी पति की जान को खतरा है, और आखिरकार उनकी बात सच साबित हुई और उनके पति को आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि कोई भी अपराधी जब गोली चलाता है तो वो अपने तकिए के नीचे एक पर्ची लिख करके रख ले कि एक ना एक दिन कि एक दूसरी गोली आएगी और उसका काम तमाम कर देगी। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी संजीव माहेश्वरी जीवा की। आपको इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है, और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर कानून व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख सकते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले।